नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। देखिए साथियों, काफ़ी लंबा समय बीत चुका था, अपने लाइव क्लास का थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हुई थी। तो आज उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले अपनी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लासें लगती थी, उसी प्रकार से आज से या फिर पिछले 2 दिनों से या लास्ट 2 दिनों की जो भी क्लासें थी, आई होप कि आपने उस क्लासों को अच्छी तरह से देखा होगा। आज की इस राजस्थान जीके की क्लासों में एक बार पुनः आपके बीच में मैं हूँ। राजस्थान का अजमेर जिला लेकर के जिला दर्शन के अंतर्गत अपनी ये पहली क्लास रहेगी। मैं एक बार आपको 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के जितने भी जिले होंगे उन्हें एक शॉर्ट सर्किट के रूप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, अजमेर राजस्थान जिला अंतर्गत के तहत अपन सबसे पहले अजमेर को पढ़ेंगे, जिसे अपन सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का संगम। आई होप कि आप सभी पेन और अपनी नोटबुक लेकर के तैयार रहेंगे। आज की इस लाइव क्लास में जो भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, जिस प्रकार से आप में पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर पेज में या यूट्यूब पर जिस भी प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार कमेंट करते थे, उसी प्रकार से अब भी आप रूबरू रहिएगा, मेरे साथ में जुड़े हुए रहिएगा। आपके साथ हमेशा जुड़ा हूं। देखिएगा, सबसे पहला है सांप्रदायिक सद्भाव का संगम। सांप्रदायिक सद्भाव का संगम भारत का मक्का आप सभी जानते हैं। मक्का क्यों प्रसिद्ध है? जहां पर एक मानसरोवर झील भी है, जिसे हंसों के रूप में या फिर विदेशी पक्षियों के रूप में जाने जाने वाला स्थान है मक्का। और भी ऐसे कई स्थान हैं जिससे इसकी तुलना की गई है। यानी कि अजमेर की सबसे बड़ी जो इतिहास की या फिर इस धरोहर को देखेंगे तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्मरणीय तथ्य रहेगा आपके लिए, बहुत ही शानदार जानकारी के बीच में। और इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के बीच में है और हृदय में मनुष्य के शरीर में भी बीच में होता है। सबसे पहले इस स्थान की, इस जिले की, इस राजस्थान की सबसे सुंदर स्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1113 के अंदर। सन 1113 के अंदर स्थापना की बात करें तो सन 1113 के अंदर की थी। यहाँ पर एक चौहान शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1113 के अंदर एक चौहान राजा अजय राज ने इसकी स्थापना की थी। चौहान राजा या फिर अपन उसे कह सकते हैं चौहान अजय राज जी ने इनकी स्थापना की थी। अजय राज जी ने, ठीक है, चौहान अजय राजा जी ने इसकी स्थापना की थी सन 1113 के अंदर। ध्यान रखिएगा, परंतु जो अजमेरू दुर्ग है या अजमेरू दुर्ग जो है, जिसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, अजय राजा ने नहीं की थी, इनके दादाजी ने या फिर जिसे अपन कह सकते हैं अजय पाल ने की थी। इनकी स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग है। अजमेरू दुर्ग की स्थापना की बात करें तो अजय पाल ने की थी, वो भी चौहान थे और ये भी चौहान है। और ध्यान रखिए, इसकी स्थापना अजय राजा जी ने की थी, वो 1113 के अंदर है, लेकिन ये 7वीं सदी के आसपास इसकी स्थापना की गई है। ये विशेष टॉपिक से ध्यान रखिएगा। और इससे अगर अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो ये क्यों जाना जाता है, इतिहास के ऊपर नजर डाले तो यहाँ पर 1558 की बात है। अकबर का उस समय शासक, दिल्ली का शासक है वो अकबर थे, और अकबर के काल में ही मुगल साम्राज्य में सन 1528 में अकबर ने इसे किसके अधीन मिला दिया था? मुगलों के अधीन हो चुकी थी। मतलब मुगल शासक है वो इनके ऊपर क्या कर चुके थे? आधिपत्य कर चुके थे। यानी कि और इसे आधिपत्य करने के साथ साथ इसे नियंत्रण हेतु गुजरात और राजस्थान के बीच में होने के कारण अकबर ने इसे अपने अधीन कर लिया था। क्योंकि गुजरात से जाने वाले, जिस प्रकार से आप राजस्थान की आकृति को देख पा रहे हैं, इस प्रकार से है, तो अजमेर यहाँ पर बीच में था और दिल्ली यहाँ कहीं पर भी है, और गुजरात जो है वो इस तरफा थी। यहाँ से जाने के बीच में सबसे जो बीच में जो केंद्र आता था वो आता था अजमेर। यानी कि कहा जाए तो एक ठहरने का, विश्राम करने का स्थल भी इसे अपन कह सकते हैं। और दूसरी एक और घटना घटित होती है जिसके बारे में अगर अपन बात करें तो सन 1615 के अंदर 22 दिसंबर का दिन था, 22/12 यानी कि 22 दिसंबर सन 1615 के अंदर एक जेम्स प्रथम आए थे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर दूत आए थे, जिनके जेम्स प्रथम के एक दूत भेजे गए थे जिसका नाम था सर टॉमस रो। ये दूत किसके थे? ये दूत जो थे
वो जेम्स प्रथम के थे। जेम्स प्रथम के थे जो इंग्लैंड से आए थे। कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। अब इंग्लैंड से क्यों आए थे? आप सभी जानते हैं कि गोरे लोग यहाँ पर है वो इसी दिनों में प्रवेश करते हैं। लमसम 1600 के आसपास 16वीं सदी में इन्होंने जब भी भारत के अंदर प्रवेश किया था, तो प्रवेश करने का कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की इससे अनुमति ली थी। अब इसके किले में, अकबर के किले में उस समय शासक, यहाँ पर 1558 की बात है, यहाँ पर 1615 की बात है। उस समय अकबर के किले में किनसे मुलाकात की थी? जहांगीर से मुलाकात की थी। किनसे मुलाकात की थी? जहांगीर से की थी। किन्होंने की थी? सर टॉमस रो ने। क्यों की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। अब अनुमति व्यापार की कब प्राप्त की थी? वो है वो 22 दिसंबर 1615 नहीं है, उसमें 10 दिन और जोड़ देते हैं, या 2-4 दिन और जोड़ देते हैं, तो 10 जनवरी को इन्होंने अपनी है वो क्या प्राप्त की थी? 10 जनवरी के आसपास इन्होंने है वो अपनी है वो आगे के 10 जनवरी, यानी कि 1600 के है आंकड़ा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इन्होंने अपनी मुलाकात करके, जिसे अपन अगर दुर्ग का नाम पूछा जाए तो मैग्नीज दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। अकबर के किले का नाम क्या है? अकबर के किले का नाम मैग्नीज दुर्ग था। उसके अंदर इन्होंने क्या की थी? या मुलाकात की थी। और मुलाकात के साथ साथ और भी बात है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है अजमेर के अंदर जो सर्वाधिक जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं दौराई। अब दौराई क्यों जाना जाता है? दौराई के बारे में छोटी सी जानकारी यह है कि औरंगजेब के द्वारा अपनी अंतिम उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ी गई थी। दौराई क्यों जाना जाता है? यहाँ पर औरंगजेब की बात होगी। औरंगजेब ने यहाँ पर अपने उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ी थी। एक और बात, यहाँ पर एक व्यक्ति हुए थे हरिभाऊ उपाध्याय। ये राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे, वो भी यहाँ के रहने वाले थे। और दूसरे अन्य कई स्थान हैं, या फिर यहाँ पे त्योहारों की बात करेंगे। और दूसरा है सन 1956 के अंदर इनका विलय हुआ था। किसके अंदर? भारत के अंदर, जिसे अपन अजमेर मेरवाड़ा के रूप में जानते थे। अजमेर मेरवाड़ा का या फिर अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? सन 1956 के अंदर। और राजस्थान का 26वां जिला बना था 1956 के अंदर। जब अपन राजस्थान के एकीकरण को आपने पढ़ा होगा, या फिर मैंने जब पिछले एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के, आप कमेंट के रूप में मुझे जरूर बताइएगा कि 1956 के अंदर 26वां जिला जब अजमेर बना था तो कौन सी श्रेणी में, आपको बता देता हूँ। सी श्रेणी के अंतर्गत हुआ था इनका विलय। सी श्रेणी के अंतर्गत। सी श्रेणी के अलावा अब राजस्थान का कौन सा एकीकरण था और उस एकीकरण का नाम क्या दिया गया था, वो आप है वो मुझे एक बार कमेंट के रूप में जरूर बतावें। अब इसके आगे की बात करें तो कुछ यहाँ के त्योहार या फिर कुछ मेलों के बारे में, प्रमुख त्योहारों के बारे में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे जो पहला पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अजमेर को। अजमेर के बाद अजमेर में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है वो है पुष्कर। पुष्कर में आर्ट एंड कल्चर या फिर कला एवं संस्कृति के तहत अपन पढ़ेंगे तो पुष्कर में क्या क्या मेले हैं, कौन कौन से किस प्रकार से मेले लगते हैं। पुष्कर, अब ध्यान दीजिएगा, पुष्कर के रूप में जितनी भी जानकारियां होगी पूरी देने की शिद्दत के साथ मैं कोशिश करूंगा। अब ध्यान दें, पुष्कर के अंदर क्या होता है कि पुष्कर के अंदर एक मेला लगता है, वो लगता है कार्तिक शुक्ल एकादशी के आसपास से ये मेला शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक ये चलता है। एकादशी से शुरू होता है, एकादशी से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक चलता है। अब ध्यान दे, इस मेले को एकमात्र पशु मेला है, ये एकमात्र पशु मेला है। और भी कई मेले हैं, ये तो एक आपका पहला टॉपिक। और दूसरे टॉपिक में अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो यहां पर क्लिप वृक्ष मेला लगता है, क्लिप वृक्ष मेला लगता है। ध्यान दे, क्लिप वृक्ष मेला कब लगता है? श्रावण मास के आसपास में लगता है। श्रावण मास की जो हरियाली अमावस्या होती है उस दिन यहाँ पर ये क्लिप वृक्ष का मेला लगता है। और ध्यान दे, ये भी एक कहा जाए तो अमावस्या के दिन लगता है। लगभग राजस्थान का कोई सा मेला है जो बहुत बड़ी मुश्किल से, जितने भी बड़े मेले होंगे उसमें पशु का व्यापार या पशु का जो भी आदान प्रदान जरूर होता है। और दूसरा है
ख्वाजा साहब की है, उर्स लगता है। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। अब ख्वाजा साहब का उर्स ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है? तो रजत मास की 1 तारीख से शुरू होता है, 6 तारीख के आसपास चलता है, जो अजमेर के अंदर लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये रजत मास के 1 तारीख से शुरू होता है, ये इनके महीने होते हैं। आई होप कि आपको तो अपने को ये हिंदू परंपरा के अनुसार या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने को हिंदी के महीने याद रखते हैं। इनके भी एक महीना है जिसे अपन रजत के नाम से, वो 1 तारीख से लगाकर 6 तारीख के आसपास में मेला लगता है। और ध्यान दे, आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि अजमेर से खूब सारे ऐसी कड़ियां जुड़ी हुई है, यानी कि मैं कोशिश करूंगा अजमेर को अलग से पढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर कालिदास जी ने अपनी भक्ति की, ठीक है। वेद व्यास जिन्होंने यहाँ पर बैठ करके अपनी लेखन कला खूब सारी ऐसी है जहां पर इन्होंने यहीं पर ही बैठ करके इन्होंने अपनी कलाकृतियों को लिखा था। कालिदास जी ने शाकुंतला जिसे अपन अभिज्ञानम कहते हैं, अभिज्ञानम शाकुंतला, ये यहीं पर बैठ करके लिखा था। आई होप कि शायद मेरे अनुसार ये क्लास अगर लंबी हो सकती है अगर आप अभिज्ञानम शाकुंतला को समझने की कोशिश करें। तो ध्यान दीजिएगा, क्या था, एक छोटी सी जानकारी, हो सकता है अजमेर को अपन एक नहीं तो दूसरे पार्ट के अंदर मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक आध को अपन यहीं से पढ़ लेते हैं ताकि आपकी क्लास तो बड़ी जरूर होगी। ध्यान दे, क्या हुआ था, अभिज्ञानम शाकुंतला आप सभी जानते हैं श्री राम जी को, यहीं से कहानी शुरू होगी और वापस कहानी भी अपन यहीं पर खत्म करेंगे। ध्यान दे, श्री राम जी के गुरु का नाम था विश्वामित्र। अब ध्यान दे, एक नहीं थे इनके, 2 गुरु थे, ध्यान दीजिएगा। एक गुरु थे विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ। और इन दोनों की आपस में जो है वो बहुत ही कम बैठती थी। और एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ गुरुजी से क्या किया था, लड़ाई, मतलब थोड़ी बहुत एक कहते हैं कि कामधेनु युद्ध लड़ा था इन्होंने, मतलब कामधेनु के लिए इन्होंने थोड़ी सी लड़ाई की थी। और वहीं से विश्वामित्र है वो युद्ध हार करके अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं, मतलब वशिष्ठ है वो इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। और जब भी विश्वामित्र इस युद्ध को हारते हैं और हारने के बाद में ये सीधा कहाँ आए थे, पुष्कर आए थे। और पुष्कर में आने के बाद में यहाँ पर है वो इन्होंने बैठ करके भगवान इंद्र जी की एक कठिन तपस्या परिश्रम किया था कि, और वो भी बैठ करके क्या किया था, तपस्या की थी। तपस्या किसकी की थी, इंद्र जी की। अब आप सबको पता है कि इंद्र जी की तपस्या करेंगे तो इंद्र जी जिसे भी मिलते हैं, या इंद्र जी को जब भी लगता था, भगवान इंद्र को जब भी लगा कि ये मनुष्य या फिर ये देवी देवता हमारे इस संसार के लिए, हमारे इस देवलोक के लिए, स्वर्ग के लिए, नरकलोक के लिए अगर खतरनाक साबित होने की इनके पास में एस्ट्रोलॉजर या भविष्यवाणी होती है, तो इनके पास में कहा जाता है कि कई ग्रंथों में या फिर कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि 108 रानियां थी और कई जगह मिलता है कि 11 रानियां थी। अब इनमें से जैसे आप सभी को पता है मेनका है, उर्वशी है, तो इनमें से अपन है वो इंद्र के एक रानी का नाम था जिसका नाम था मेनका। अब मेनका को भेजते हैं किनके पास, विश्वामित्र जी के पास। किनके पास आई थी, विश्वामित्र जी के, मतलब जीवन में एक अलग सी कहानी का थोड़ा सा मोड़ देने के लिए। और कहा जाता है कि मेनका ने इनसे क्या कर दिया था, विश्वामित्र जी से ब्याह हुआ था, यानी कि देखने के बाद में इनसे कुछ अनबनी सी कहानियां बनी और इनसे पुष्कर में ही इनकी तपस्या भंग की। और इसके बाद में मेनका जी ने इनका क्या कर दिया, ब्याह हुआ था। और ब्याह होने के बाद में इनकी एक पुत्री हुई थी, मेनका की एक पुत्री थी जिसका नाम था शंकुतला। अब ध्यान दे, शंकुतला, यहीं से इस कहानी में शुरुआत होती है। और शंकुतला जो हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि इनके बीच में थोड़ी सी मतलब कहानी सी बनी और मेनका है वो शंकुतला को छोड़ करके चली गई थी। और छोड़ करके चली जाने के बाद में शंकुतला
जो थी उसे 17 वर्ष की या 16 वर्ष की अवस्था में छोड़ करके चली जाती है, और एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है कण्व। कण्व, ये कण्व ऋषि इन्हें ले जाकर के जंगल में पाल पोस करके बड़ी करते हैं। संकुत का अर्थ होता है पक्षी, ध्यान रखिएगा। हिंदी के अंदर इसका अगर अर्थ निकाले तो संकुत का अर्थ होता है पक्षी, और संकुतला वो पशु पक्षियों के साथ में पाल पोस करके बड़ी की गई। कण्व ले गए थे, और कण्व के बाद में यहाँ पर एक राजा आते हैं जिनका नाम है दुष्यंत। इनको सबसे पहले देखा था दुष्यंत ने, और दुष्यंत के साथ इसका क्या होना था, ब्याह होना था। और दुष्यंत के साथ जब भी इनका ब्याह हुआ था, और ब्याह होने के बाद मतलब राजा दुष्यंत ने इनके साथ ब्याह किया था, और ब्याह होने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि इनके भी बीच में कोई कहानी सी बनी, और है वो दुष्यंत इनको मतलब छोड़ करके चले जाते हैं। मतलब राजस्थान की ही नहीं, अभी तो पूरे संसार की अगर देवलोकियों की या फिर जितनी भी हिस्ट्री की कहानियों को पढ़ेंगे, लव स्टोरी को पढ़ेंगे, तो यही कहानियां सी बनती गई है। अब जब भी दुष्यंत छोड़ करके चले जाते हैं, पीछे शकुंतला अकेली बसती है, तो एक वहां पर ऋषि आते हैं जिसका नाम था दूरवास। और दूरवास जब भी आते हैं, दूरवास जी ऋषि ने आते ही इनसे भिक्षा के रूप में कुछ मांगा था। तो जब ये भिक्षा देने नहीं आई थी, तो इन्होंने कुछ बताया था, और बताने के कहानी के पीछे कुछ नहीं है, कुछ अलग सी कहानी बताई थी। और कहानी बताते समय उनको कुछ अलग सा लगा शकुंतला जी को, तो इन्होंने कह दिया था कि भाई हाँ, अगर इस प्रकार से है, तो इन्होंने पूछा था दूरवास जी ने कि अगर आपको अपने पति से वापस मिलना है, तो उसके लिए आपके पास में दो क्या निशानी होगी। तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास में एक तो मेरी निशानी है, वो क्या है, भरत, जिसके नाम से भारत का नाम भरत के नाम से ही पड़ा था, अब भरत है। और दूसरा मेरे पास में क्या है, एक अंगूठी है, और अंगूठी के एक निशानी के रूप में अंगूठी को एक मछली खा जाती है। मछली खाने के बाद में कुछ ऐसी कहानी बनती है कि एक जो मछुआरा होता है वो अपने घर ले जाता है, और मछुआरे के घर ले जाने के बाद उसमें चीर फाड़ करके जब भी वो अंगूठी मिलती है, और अंगूठी को जो मछुआरा देखता है, और वो मछुआरा देखने के बाद में कहा जाता है कि वो अंगूठी सीधा किसके पास लेके आता है, राजा दुष्यंत के पास लेके आता है, और दुष्यंत को बताई, तब इनको ये कहानी से वापस याद आती है, और वापस वो अपने बेटे भरत और शकुंतला से मिल जाते हैं। इस प्रकार की ये छोटी सी कहानी थी, और उसी वर्णन को, ये जो कहानी का वर्णन जो था, इसी कहानी को मोड़ देने के लिए कालिदास जी ने यहीं पर बैठ करके अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या की थी, रचना की थी। संस्कृत नाटक के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ है। और इस प्रकार से आगे देखिएगा, अजमेर की कुछ अन्य जानकारियां भी है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ के ये 2-3 मेले थे, जो ख्वाजा उर्स साहब का मेला रजत मास की 1 से लगा करके 6 तारीख तक, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर का जो पशु मेला, और क्लिप वृक्ष मेला हरियाली अमावस्या को। ध्यान दीजिए, अब यहाँ के कुछ मंदिरों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पुष्कर में जो भी मंदिर है उनको पढ़ लेते हैं। पुष्कर के अंदर कौन कौन से मंदिर है, तो यहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है स्थित है। जो ब्रह्मा जी का मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास निर्मित विश्व के प्रसिद्ध ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, जो लमसम 14वीं शताब्दी के आसपास है। तो सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास किया गया है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर है वो ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से अर्चना या पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा एक मंदिर ये, दूसरा यहाँ पर सावित्री जी का मंदिर है। भाई ब्रह्मा जी का मंदिर है तो सावित्री जी का भी तो होना चाहिए, क्योंकि सावित्री जी का मंदिर है। सावित्री जी कौन थे, सावित्री जी है पुष्कर के अंदर ही इनका मंदिर है, क्योंकि ये सावित्री जी ब्रह्मा जी की क्या थे, पत्नी थे। सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, काफी मंदिर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर। सावित्री मंदिर पुष्कर से लगभग दक्षिण में स्थित है, और कौन सी पहाड़ी पर है, पहाड़ी का नाम कई बार पूछा जा सकता है, तो रत्नागिरी पहाड़ी पर है, या फिर रत्नागिरी पर्वत पर इसका दक्षिण में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। गायत्री जी का मंदिर पुष्कर के उत्तर में एक पहाड़ी है, जिसे अपन उत्तर में एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, वहां पर इसका एक मंदिर बना हुआ है। और दूसरा है सलेमाबाद, ये भी है उत्तर में है, और वो दक्षिण में है, ये भी एक पहाड़ी पर है। दूसरा ये भी एक पहाड़ी पर है। और तीसरा एक अपन बात करें, चौथा सलेमाबाद,
यहाँ पर एक सलेमाबाद है, जो सलेमाबाद अगर अपन कहे तो निम्बारक संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। निम्बारक निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। पांचवे की बात करें तो यहां पर सोनी जी की नसिया, यहां काचरिया मंदिर भी है। सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया, अब देखिए काचरिया मंदिर की अगर अपन बात करें तो किशनगढ़ का अंदर एक स्थित है, जो ये राधा एवं कृष्ण का एक स्वरूप विराजमान है। यहाँ पर काचरिया मंदिर राधा एवं कृष्ण जी का है, राधा एवं कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पर इनका स्वरूप विराजमान है। कहां पर है तो किशनगढ़ के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। सोनी जी की नसिया, अगर सोनी जी की नसिया की बात करें तो यहाँ पर स्वर्गीयवासी जो सेठ है मूलचंद जी, सेठ मूलचंद सोनी, ठीक है, सेठ मूलचंद जी सोनी के द्वारा यहाँ पर एक इसका निर्माण करवाया गया है। जो प्रारंभिक में लगभग इनका मंदिर का निर्माण है वो 1864 के आसपास किया गया। 1864 से 65 में इनका निर्माण किया गया। एक दो साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि काचरिया मंदिर की अन्य बातें। हाँ, काचरिया मंदिर बिल्कुल साथियों अष्ट धातु से बना हुआ है। यहाँ की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु से निर्मित है। और एक और साथी ने कमेंट किया है कि यहाँ का डोलो महोत्सव पसंद है। हाँ, यहाँ का डोलो महोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डोलो उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, जो होली के लगभग दूसरे दिन निकाला जाता है। डोलो उत्सव होली के दूसरे दिन निकाला जाता है। होली के पर्व पर या होली के दूसरे दिन इस उत्सव को मनाया जाता है। और एक और ध्यान दें, यहाँ पर राधा एवं कृष्ण जी की जो पूजा अर्चना है वो निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। ध्यान रखिए, निम्बारक पद्धति या निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। हाँ, सोनी जी की नसिया ये जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपने सही बताया है। और एक और साथी बता रहे हैं कि प्रथम जैन तीर्थंकर, हाँ बिल्कुल आदिनाथ जी की यहाँ पर है वो पूजा अर्चना की जाती है, आदिनाथ जी की। एक और साथी बता रहे हैं कि आतोड़ की सत्रिया, बिल्कुल आतोड़ की सत्रिया भी अजमेर में है। अन्य अगर कोई जानकारी आपके पास में मंदिरों से लेकर के या फिर मेलों के रूप में अगर कोई शेष बच गई है तो मुझे कमेंट के रूप में जरूर बताएं, ताकि मैं अन्य साथियों के साथ में शेयर कर सकूं जो यूट्यूब पर मुझे लाइव देख पा रहे हैं। बिल्कुल मैंने बता दिया, 1800 से लगा करके 1864 और 65 में इसका निर्माण किया गया सेठ मूलचंद जी सोनी के द्वारा। हाँ, जैन संप्रदाय बिल्कुल बता दिया, लिख देता हूं लोग, जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्य कोई जानकारी जो पीछे छूट गई हो बिल्कुल चलिएगा, अगर कोई जानकारी है तो कमेंट के रूप में दे दीजिएगा। मैं भी कोशिश कर दूंगा जो कमेंट मुझे अन्य साथियों से मिल रहे हैं वो मेरे ऑफिशियली चैनल के द्वारा मैं आपको कमेंट के रूप में बताता रहूंगा। आप वीडियो को देखते समय एक बार कमेंट बॉक्सों को जरूर चेक कर दीजिएगा। बाकी जिसके भी कमेंट बिना फालतू के कमेंट होंगे मैं उस कमेंट को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दूंगा। ध्यान दीजिए, अन्य जो दर्शनीय स्थल, हाँ बिल्कुल तारागढ़ वगैरह दुर्गों को भी इसमें देख लेते हैं एक नजर से। अन्य जो जानकारी है, सबसे पहले अपन दुर्गों को पढ़ेंगे तो तारागढ़ से शुरू करते हैं, जिसे गढ़ बीठली के नाम से जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग। एक दो साथी आपस में कमेंट के माध्यम से शायद लड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि यहाँ पर है वो इस YouTube प्लेटफॉर्म पर या फिर अन्य जगह पर आप झगड़ा न करें, किसी भी प्रकार की अनशन की बातें न करें, केवल और केवल ध्यान पढ़ाई की ओर दें, ध्यान दें। हाँ, तारागढ़ दुर्ग जिसे गढ़ बीठली कहते हैं, गढ़ बीठली कहते हैं क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है, बीठली पहाड़ी पर स्थित है।
इसका निर्माण अजयपाल जी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। चौहान शासक ने करवाया था 7वीं शताब्दी के आसपास, अजयपाल साहब ने, चौहान अजयपाल चौहान ने करवाया था। ठीक है। और दूसरा यहाँ का प्रसिद्ध है 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। इससे पहले ये क्या थी, एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला थी। अब ध्यान दे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में कन्वर्ट किया था। क्यों किया था? प्रथम जो चौहान सम्राट थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जिसे अपन बिसल देव कहते हैं। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बिसल देव ने करवाया था। बिसल देव का अन्य नाम भी है, ध्यान रखिएगा साथियों। बिसल देव को अपन विग्रहराज चतुर्थ के रूप में जानते हैं। ये इसका नाम एक और है, जैसे मैंने गढ़विकली तारागढ़ दुर्ग को पढ़ाया हुआ, उसमें बताया हुआ है। इसे अपन विग्रह राज चतुर्थ के रूप में इसे जानते हैं, बिसल देव जी को। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक या शाहनुद्दीन ऐबक ने इसे, जैसे मोहम्मद गोरी का ये सेनापति था, ध्यान रखिएगा, शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी का ये सेनापति था ऐबक, जिसने इसका निर्माण करवाया था, ऐबक। हाँ, तिथि की बात करें तो 2.5 दिन के झोपड़े को सेनापति जी ने सन 1206 से लगा करके कुछ समय तक के लिए बनाया था। 6 के आसपास है, 1206 से 6 साल तक ये रहा था, 1206 से 1210 तक। बिल्कुल, जब ये बनी थी तब संस्कृत पाठशाला के रूप में थी। अन्य कोई जानकारी? 1300 से 2600, 1300 क्या बता पा रहे हो? अच्छा, 1300 स्टूडेंटों के साथ में लाइव हूं। ओके, बिल्कुल। तीसरा यहां पर है जुबली टावर। जुबली टावर, अब जुबली क्लॉक टावर, जुबली क्लॉक टावर, जुबली क्लॉक टावर बिल्कुल अजमेर के रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने संगमरमर का बना हुआ है, पूरा का पूरा। जुबली क्लॉक टावर, बिल्कुल। जुबली क्लॉक टावर अगर बात करें तो विक्टोरिया की याद में बनाया हुआ है। विक्टोरिया की याद में, या विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर बनाया गया है। कब बनाया? सन 1888 में। हाँ, घोड़े की मंजार, बिल्कुल। घोड़े की मंजार, जो मैंने तारागढ़ जब दुर्ग पढ़ाया था उसमें ये मैंने बता दिया था कि घोड़े की मंजार क्या है। एक प्रसिद्ध घोड़ा था राजा जी का, और वो भी किसका? हजरत साहब जी का। हजरत मीरा साहब के दरगाह के परिसर में ये स्थित है। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध घोड़े की मंजार है, केवल अजमेर में है। हजरत मीरा साहब का प्रसिद्ध घोड़ा था। यहाँ के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल, अब्दुल्ला का मकबरा, फाय सागर, आना सागर, दादाबाड़ी, जुबली क्लॉक टावर। अन्य कोई अगर स्थान छूट जाए तो आप मुझे कमेंट के रूप में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें से स्थान कुछ शेष में बच जाए। पृथ्वीराज स्मारक, बजरंगगढ़, कमेंट जरूर करते जाइएगा। अगर इसमें से कोई स्थान छूट जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। बजरंग शायद इसमें से कुछ छूटा नहीं है। फाय सागर हो गया, आना सागर हो गया, मांग लिया बस। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। अब ध्यान दे,
अब्दुल्ला का मकबरा अकबर ने बनवाया था। फाय सागर ये अकाल रात के दौरान बनाई गई थी, अकाल रात के दौरान, जिसमें बाडी नदी का पानी गिरता है आकर के। आना सागर जिसको बनाया था अर्णोराज जी ने। और दादाबाड़ी, जुबली क्लॉक टावर, ये सारे के सारे अजमेर के दर्शनीय स्थल है। और अब्दुल्ला खां का मकबरा अकबर ने बनाया था, ये है वो जस्ट रेलवे स्टेशन के पास में ही है साथियों, ध्यान रखिएगा। 1710 के आसपास बनाया इसको। और फाय सागर झील अकाल रात कार्यों को राहत देने के लिए बनाया था। इसमें बांडी नदी का पानी गिरता है। और इसमें क्या है, इसकी एक है यहाँ पर दौलत बाग बनाया गया है, जो किसके अंदर है, फाय सागर के पास है दौलत बाग। सम्राट जहांगीर की याद में, सम्राट जहांगीर के द्वारा बनाया गया है दौलत बाग। बादशाह शाहजहां ने भी यहाँ पर इसका एक निर्माण करवाया है, जो 1627 के आसपास यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया गया है, ध्यान रखिएगा। दादाबाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जद्दत सूरी की स्मृति स्थल है, जो जैन का पूजा स्थल है दादाबाड़ी, ध्यान रखिएगा। बजरंगगढ़ हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, बजरंगगढ़ हनुमान जी का मंदिर है। पृथ्वीराज स्मारक, ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज स्मारक जो है वो दुर्ग के जस्ट पास में ही है। तो सम्राट अशोक पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है तारागढ़ पहाड़ी पर। हाँ, पृथ्वीराज स्मारक 13 जनवरी 1996 को ये देश की विरासत धरोहर में सम्मिलित कर दिया। मांगलियावास, यहाँ पर एक क्लिप वृक्ष है जो 800 वर्ष पुराना है, क्लब वृक्ष है जो 800 वर्ष पुराना है। यहाँ पर इंसान की हर एक मुराद या मन्नतें पूरी की जाती है। बघेरा का तोरण, एक साथ ही कमेंट कर रहे हैं बघेरा का तोरण, बघेरा का तोरण, ये तो दूर ज्यादा है साथियों। बघेरा का तोरण लगभग अजमेर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ बिल्कुल है, पाषाण प्रतिमाओं का 7वीं शताब्दी का 7वीं सदी का पाषाणों का मतलब पत्थरों का बना हुआ है, तोरण बना हुआ है, कला का बेजोड़ नमूना है बिल्कुल। अन्य कोई जानकारी अगर पीछे छूट गई है तो मुझे आप जानकारी जरूर देवेगा। क्या बता रहे हो? अच्छा, फाय सागर का निर्माण किसने करवाया था? फाय सागर का निर्माण अभियंता फाय ने करवाया था। अन्ना सागर 1135-50 पृथ्वीराज के दादाजी ने करवाया था, पृथ्वीराज थर्ड के दादाजी ने, अर्णोराज। हाँ, क्या बता रहे हो? चश्मा-ए नूर बताया नहीं? हाँ, चश्मा-ए नूर बता देता हूं मौखिक रूप से। चश्मा-ए नूर जहांगीर द्वारा बनाया गया है। ओके साथियों, जिस भी प्रकार से अजमेर की पूरी जानकारी देने की कोशिश की मैंने, लेकिन अजमेर के पुष्कर को मैंने बहुत ही छोटे रूप में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अजमेर बहुत पुष्कर है वो बहुत ही बड़ा है। तारागढ़ बिटली को मैंने अलग पे डाली है, तारागढ़ दुर्ग अलग से। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब साथियों को। और अगर कोई पुष्कर साथी नहीं पढ़ पाए हैं तो पुष्कर के जो भी अन्य जानकारी है मैं पूरी करवाने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में। अजमेर को आज ही यहीं पर ही अपन इस क्लास को यहीं पे पूरा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अजमेर के साथ ही। यू हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहिएगा हमेशा के लिए हमारे साथ में।